बच्चे को बचाने के चक्कर में समीर की कार पेड़ से न टकराई होती तो शायद 8 वर्षों के बाद यूं मधु से मिलना नहीं हो पाता। ये मात्र एक संयोग ही तो था। मधु, उसका अतीत, उसका छूटा हुआ प्यार, उसका खोया हुआ सपना, जिसे वह कभी भुला नहीं सका था। पेड़ से टकराकर कार का बोनट क्षतिग्रस्त हो चुका था। ईश्वर का लाख लाख शुक्र था कि समीर को कोई चोट नहीं आई थी। कार को एक भले आदमी की मदद से वो गैरेज में ले आया था। शाम धुंधलाने लगी थी और बारिश की झड़ी तेज हो रही थी। नया शहर, सब कुछ नया, अपरिचित, अनजान। गाड़ी गैरेज में देकर समीर ने अपने रुकने के लिए ठिकाने ढूंढने चाहे, लेकिन बारिश की वजह से बाहर निकलना मुश्किल था। समीर ने सोचा कुछ नहीं तो गैरेज के भीतर कार में ही सो जाएगा, लेकिन वो भला आदमी जिसने समीर के साथ उसकी कार को गैरेज तक पहुंचाया था, देवदूत की तरह कह उठाया, अगर आपको आपत्ति न हो तो आप मेरे घर रात बिता सकते हैं। उस व्यक्ति का सरल आग्रह समीर ठुकरा न सका। जान पहचान से पता चला कि उस व्यक्ति का नाम नीरज है और वो यहाँ के साइंस कॉलेज में पढ़ाता है। आधे घंटे के भीतर नीरज और समीर एक छोटे से घर के सामने खड़े थे। कॉल बेल बजाते ही जिसने दरवाजा खोला वो अपने पति के साथ समीर को देखकर बुरी तरह चौंक गई थी। फिर पति को संबोधित करते हुए कह उठी, इतनी बारिश में बिना कुछ कहा बताए कहाँ चले गए थे? अब आए हो इतनी देर में? उसके स्वर में रोष था। नीरज ठठाकर हंस पड़ा। भीतर आने की मनाही है क्या? एक मेहमान को भी साथ लेकर आया हूँ। ठंड हो रही है, जल्दी से कॉफी और कुछ स्नैक्स बना दोगी तो पुण्य मिलेगा। ये रुकेंगे इधर? इनकी कार गैरेज में खड़ी है। ये तो समीर है। मधु ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। तुम जानती हो इन्हें? नीरज हैरान हुआ। हाँ, मौसी के घर अक्सर इनका आना जाना हुआ करता था। नीरज को पता था कि मधु ने अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई की है। समीर अभी संकोच में था। पूरे 8 बरस बाद मधु को देख रहा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह उसे छोड़कर गई थी। हाँ, दाम्पत्य सुख का उसके चेहरे पर उतर आया था। तुम लोग आराम से बैठो, मैं अभी आई। वो मुड़ी और भीतर चली गई। चंद क्षणों के बाद वह फिर हाजिर हुई, लेकिन इस बार वह बाल संवार कर सलवार सूट बदल कर आई थी। एक छोटे से ट्रे में गर्म कॉफी के 2 मग और कुछ स्नैक्स उसने टेबल पर रख दिए। समीर के मन में न चाहते हुए भी एक कसक सी उठी, जिसे उसने जाहिर नहीं होने दिया। घुट घुट कर कॉफी पीता रहा। मैंने दूसरे कमरे में बिस्तर जमा दिया है, मधु ने कहा तो नीरज प्रशांतमक दृष्टि से उसे देखने लगा। समीर की पूरी रात करवटे में कटी। उसे बार बार मधु से अपनी आखिरी मुलाकात याद आती रही, जब ऐसी ही भीगती शाम को मधु उसके घर आकर उससे लिपट कर रो रही थी। उन दिनों पढ़ाई और प्रतियोगिताओं के सिलसिले में वो अकेला ही किराए का कमरा लेकर रहा करता था। तुम्हें पता है, मुझे वापस गांव जाना होगा। माँ पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, शादी भी पक्की हो सकती है। मधु व्याकुल थी। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। उसके गलों गालों पर आंसुओं की भरमार थी। इस बार गई तो लौट कर नहीं आ सकूंगी। उन दिनों समीर बेरोजगार था। किस आश्वासन पर रोक लेता मधु को? उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिए वो देर तक बैठा रहा। उसके बाद समझा बुझा कर उसे उसकी मौसी के घर छोड़ आया। उसके लिए ये बड़ी दुख की स्थिति थी, क्योंकि वो जान रहा था कि मधु से उसकी ये आखिरी मुलाकात है। फिर एक दिन मधु के ब्याह की खबर सुनी। समीर कई रातों तक हताशा और दुख में डूबा रहा। नौकरी लग जाने पर उसने भी शादी की, लेकिन मधु एक टीस बनकर उसके मन में बराबर दुखती रही। तब भी वो सोचता था, बल्कि उसे विश्वास था कि मधु उसे कभी भूल नहीं सकती। लेकिन आज मधु का सुखी दाम्पत्य देखकर उसे जैसे आघात लगा। अगली सुबह मैकेनिक ने बताया कि कार बनने में 2-3 दिन लग जा सकते हैं। समीर कहीं और रुकना चाह रहा था, लेकिन नीरज के स्नेह के आगे विवश हो गया। नीरज की क्लास सुबह 10 बजे की होती है, इसलिए मधु को निर्देश देकर गया कि समीर के सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिन के करीब 12 बजे होंगे। 12। सुनसान दोपहरी थी। खिड़की के पार सिंघाड़े का पेड़ अभी भी फूलों से लदा था। समीर के मन में कुछ पिघल रहा था। तभी व्यस्त सी मधु कमरे में चली आई। तुम्हारे लिए आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बनाई है। वो हंसकर बोला, तुम्हें मेरी पसंद याद है अभी तक? भूली ही कहाँ कुछ जो याद करती। मधु उदास हो गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आई। मेरे साथ बाजार बाजार चलोगे क्या? मधु की स्वभाव देखकर समीर हैरान था। ब्याह के बाद मधु कितनी सुंदर दिखने लगी थी। वो लगातार उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? मधु सकुचाकर बोली। मुझे तो आज भी तुम नई नई सी लगती हो, समीर मुग्ध भाव से बोला। मधु दूसरी तरफ देखने लगी। फिर एकाएक समीर बोला,
सोच रहा हूँ कार बनने में तो अभी 2-4 दिन लग जाएँगे, इसलिए ट्रेन से ही वापस लौट जाऊँ। क्यों मेरे साथ मेरे घर में रहने में डर लगता है क्या? मधु इस बार गंभीर थी, उसकी सीधी दृष्टि समीर पर थी। समीर को लगा उसकी नज़रों का ताप वह सह नहीं सकेगा। आँखें फेरते हुए उसने कहा, हाँ, तुम्हारे आगे मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ मधु। मेरा खुद पर से विश्वास उठ रहा है। समीर ने मधु का हाथ पकड़ लिया। मधु की हथेली ऐसी थी जैसे गुलाब की ताज़ा कली या कलकल करती नदी। हाथ तो नहीं छुड़ाया उसने, लेकिन कटु स्वर में बोल पड़ी, ये हाथ पकड़ने का साहस तब क्यों नहीं दिखाया जब 8 बरस पहले मैं तुम्हारे पास आई थी। समीर ने आहत होकर मधु का हाथ खुद ही छोड़ दिया। ये बदली हुई मधु थी जो उसे बदलना ही चाहिए था। अपने में ही खोया और चुपचाप सा समीर कुछ सोचते हुए बोला, उधर मेरा बहुत सा काम अटका पड़ा है, जाए बिना काम नहीं चलेगा। मधु उससे स्थिर स्थिर दृष्टि से देखती रही। क्या आज भी मुझे इसी तरह अकेला छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम मुझे यहाँ से ले नहीं जा सकते? वो जैसे पुरानी यादों में की उमंग में डूबी थी। समीर को एक झटका सा लगा। एक लंबा विवाहित जीवन जीते हुए भी मधु के मन के भीतर एक बसा हुआ अकेलापन क्यों? वो विवाहेतर संबंध चाहती है क्या? समीर कुछ हैरानी से, कुछ संदेह से व्याकुल था। लेकिन मैं तुम्हें कैसे, मेरी पत्नी, तुम्हारे पति, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका मुँह सूखने लगा। साथ-साथ रहने चलने का समय अब बीत गया है मधु। समाज के नियम और दायरे तोड़कर हम जी नहीं सकेंगे। समाज और परिवार की घृणा झेलते हुए हम दोनों ही एक दूसरे से उब कर एक दूसरे पर ही दोषारोपण करने लग जाएंगे। तब सिर्फ पछतावा ही शेष रह जाएगा। समीर की सांस फूल गई। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। मधु निर्भीक थी। जब तक तुम नहीं मिले थे तब अलग बात थी। अब मिले हो तो तुमसे बार-बार मिलने को मेरा मन चाहता है। मधु भावुक होकर सुबक रही थी। या फिर हम किसी के शक के दायरे में आए बिना भी तो एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। कभी तुम्हारे शहर में, कभी मेरे शहर में मिल सकते हैं। आखिर दूरी ही कितनी है आज के समय में, तो ये सब बड़ा आसान और सामान्य है। मधु के विचार जानकर समीर को विरक्त सी हुई। नहीं, ये संभव नहीं है। उसका स्वर कटु था। मधु खिड़की के पास खड़ी छलकती आँखों से बाहर देख रही थी, जहाँ सूखे पत्तों का ढेर लगा था। तुम तब भी कायर थे और आज भी कायर हो। समीर नहीं समझ पा रहा था कि रिश्तों की ईमानदारी को मधु कायरता का नाम क्यों दे रही है। मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। चलो, तुम्हें स्टेशन छोड़ देती हूँ। आज मेरी मौसी भी आने वाली है, उन्हीं को लेने जाना है स्टेशन। मधु ने कहा तो समीर चौंक गया। उसे लगा कि संभव है विदाई की इस बेला में मधु अंत समय तक उसके साथ रहना चाह रही है। पता नहीं जीवन में अब कभी मिलना हो या ना हो। दोनों के बीच मौन पसर गया। कार चलाती मधु काफ़ी आत्मविश्वासी दिख रही थी। घर से स्टेशन तक की दूरी मात्र 10 मिनट की थी। इस पूरे रास्ते मधु चुपचाप समीर का अपने हाथ में थामे रही। तुम्हारी पत्नी क्या बहुत सुंदर है? उसने पूछा। हाँ, मुझसे भी ज़्यादा। मधु के स्वर में ईर्ष्या का पुट था। हाँ, वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद आती रहूंगी। मधु के स्वर में कटुतापूर्ण चुनौती थी। स्टेशन पर समीर कार से उतरकर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा मधु लगातार उसे देख रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने एक बार फिर मधु को देखा तो यूं ही उसे देख रही थी। उसकी नज़र कुछ ढूंढती सी लगी। फिर दूर खड़े समीर को देखते हुए वो हाथ हिलाने लगी। समीर नहीं समझ सका कि क्या मधु की मौसी सच में आ रही थी या अंतिम बार एकांत में समीर के साथ रहने घूमने का ये एक बहाना था उसका। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब